तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स में। अब ये गाड़ी टीओआई ऑटो की लॉन्ग टर्म फ्लीट में 4 महीने से है, 4 महीने से थोड़ा सा ऊपर ही हो गए हैं। और 4 महीने में हमने इस गाड़ी को हर तरह से चलाया है, शहर में, हाईवे पे बहुत बार चार्ज किया है, घर पे, बाहर। तो 4 महीने के बाद एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है आदमी का कि आज के टाइम में ईवी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें अब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम सब वो झेल भी चुके हैं और इसके फ़ायदे एंजॉय भी कर चुके हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताएंगे यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में हर वो चीज़ जिससे आपका फ़ायदा होगा। अब डिज़ाइन की बात करें तो पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन के कंपैरिजन में नेक्सॉन ईवी दिखने में कुछ खास फर्क नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन सेम है, लेकिन बाहर कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे, जैसे कि ग्रिल इसकी शट ऑफ है, ईवी बैजिंग आपको दिख जाएगी आगे, साइड और पीछे। साथ ही साथ ब्लू एक्सेंट्स दिखेंगे आपको ग्रिल और साथ ही साथ लोअर बम्पर के पार्ट में। लेकिन ये चेंजेस सबसे बड़ा चेंज नहीं है जहाँ पे आप गाड़ी को डिफ्रेंशिएट करेंगे पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन से। आते हुए जब ये गाड़ी दिखती है, सबसे पहले इसके कारण नहीं पता लगेगा कि ये ईवी है, पता लगेगा इसकी नंबर प्लेट के कारण, क्योंकि ये ईवी है, ग्रीन नंबर प्लेट है। तो वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डिज़ाइन या एक्सटीरियर डिफरेंशिएटर है। एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरह इंटीरियर में भी आपको रेगुलर नेक्सॉन से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा ईवी में। यहाँ पे हाँ ऑफ कोर्स आपको ये ब्लू एक्सेंट्स कैबिन में मिल जाएंगे, यहाँ पे एसी वेंट्स पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे और यहाँ पे ड्राइव सेलेक्टर के पास। बट ओवरऑल आई थिंक काफ़ी स्पेशियस कैबिन है, दिखने में भी अच्छा है, मटेरियल क्वालिटी और फिटमेंट क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो उससे थोड़ा सा एक प्रीमियम फील आता है कैबिन के अंदर। फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। साइज़ स्क्रीन का थोड़ा बड़ा होता तो बेटर रहता, लेकिन जो अवेलेबल साइज़ है उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस अच्छी तरह किया गया है। टच रिस्पॉन्स अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। नॉर्मल वाले से यानी कि पेट्रोल या डीजल कार से फ़र्क यहाँ पे ये है कि इसके डिस्प्ले में इंफॉर्मेशन ईवी से रिलेटेड, जैसे कि बैटरी इंफॉर्मेशन, आपके रीजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो एडिशनल यहाँ पे आती है, तो वो एक थोड़ा डिफरेंस है विजुअल। बट उसके अलावा इट इज़ द सेम जो कि आप पेट्रोल डीजल में देखते हैं। स्टीयरिंग व्हील भी वैसा ही है, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है, आपको काफ़ी सारे यहाँ पे स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और उसके अलावा अगर मैं सीट्स की बात करूँ, सीट्स भी इसमें काफ़ी अच्छी दी गई हैं, काफ़ी बड़ी और स्पेशियस सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि गर्मी के टाइम पे बहुत काम आती हैं। लेकिन फीचर लिस्ट यहाँ पे एंड नहीं होती, आपको वायरलेस चार्जिंग ट्रे मिलता है यहाँ पे आपके स्मार्टफोन्स के लिए। साथ ही साथ सनरूफ, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सनरूफ है, सो वो भी है यहाँ पे। इसका यूज़ ऑफ कोर्स एक बेटर व्यू या वेदर को एंजॉय करने के लिए होता है, बच्चों को खड़ा करने के लिए नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में काफ़ी सारे बेवकूफ़ पेरेंट्स करते हैं। बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे कैबिन की, तो इसमें स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी दिया गया है डोर पॉकेट्स में। और उसके अलावा अगर आप सीटिंग में, यहाँ पे फ्रंट सीटिंग में मैं अपने हेडरूम की बात करूं या फिर शोल्डर रूम की बात करूं, तो उस एंगल से भी काफ़ी स्पेशियस कैबिन है। रेयर सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन की तरह सेम आपको स्पेस और सीट मिलती है, जो कि अच्छी बात है। नेक्सॉन शुरुआत से काफ़ी स्पेशियस गाड़ी रही है, अच्छा आपको लेग रूम, नी रूम, हेड रूम मिलता है, और साथ ही साथ जो बेंच है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसके कारण नेक्सॉन ओवरऑल एक अच्छी कंफर्टेबल फैमिली कार के रूप में उभर के आती है। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने बताया, बहुत बढ़िया कैबिन है, यूजेबल है, स्पेशियस है, फीचर लोडेड है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अब कमियां मैं आपको बता दूं, एक कमी तो ये है कि सेंटर कंसोल यहाँ पे कोई कप होल्डर नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक एर्गोनॉमिक्स के मामले में ये एक थोड़ा सा ऑफ मामला है। दूसरा इशू है यहाँ पे ये ड्राइव सेलेक्टर, दिखने में काफ़ी बढ़िया है लेकिन काम करने में उतना अच्छा नहीं है, और रीज़न इसका है सिंपल, इसमें है थोड़ा सा लैग। तो आप जब इसको इस तरह से शिफ्ट करते हैं या फिर कई बार आप जल्दी में एक साथ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लैग देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी में जहाँ पे सब कुछ स्मूथली चलता है, ये
स्मूथ नहीं है। वीडियो आपको अगर अभी तक अच्छी लग रही हो तो वो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए, साथ ही साथ वो छोटी सी घंटी भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है इसकी परफॉर्मेंस और चार्जिंग। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 40.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी है और 142 हॉर्स पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है आपको इसके इलेक्ट्रिक मोटर से। और इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको एक क्लेम्ड रेंज देती है 453 किलोमीटर्स की। अब ये क्लेम्ड रेंज है और ज़्यादातर ईवीज़ की तरह इस गाड़ी में भी जो एक्चुअल रेंज है वो क्लेम्ड रेंज के कहीं भी आसपास नहीं है। बट ये ना सोचें कि क्लेम्ड रेंज के आसपास नहीं है तो बेकार है, क्योंकि इसकी रियल वर्ल्ड रेंज भी काफ़ी अच्छी है। रियलिस्टिकली अब मुझे, जैसे मैंने बताया, करीब 4 महीने से ऊपर होंगे इस गाड़ी को चलाते हुए। ये गाड़ी आपको करीब 300 किलोमीटर एक चार्ज पे दे देगी। दिल्ली में मैंने गाड़ी चलाई है और अभी गर्मी पड़ने लग गई है। गर्मी से पहले एसी का यूजेज ज़्यादा नहीं होता था तो 300 आराम से मिल जाता था एक चार्ज में, और साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा 300 से ऊपर भी चली जाती थी इसकी रेंज। लेकिन अब गर्मियाँ आ गई हैं, एसी कंटिन्यूसली चलेगा, साथ ही साथ कभी कभी सीट वेंटिलेशन, तो आप लगा लीजिए करीब 280 किलोमीटर की रेंज, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है, क्योंकि एक ही चार्ज में आप आराम से हफ्ता भर निकाल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए आई थिंक ये एक वीक का कम्यूट इजीली कवर अप कर लेगी। अब बात नेक्स्ट आती है चार्जिंग की। अब चार्जिंग में इसमें ऑप्शन आपको मिलते हैं, या तो आप स्टैंडर्ड चार्जर लगा लीजिए जो गाड़ी के साथ आता है, अपने 16 एम्पियर के घर के किसी भी सॉकेट में लगाइए और गाड़ी को चार्ज करिए। करीब 15 घंटे लगेंगे। और उसको अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं सिंपल वर्ड्स में, 1 घंटे में 7% ये गाड़ी चार्ज होती है जब आप घर के प्लग से इसको चार्ज करते हैं। तो ये इसकी चार्जिंग स्पीड है। दूसरा ऑप्शन है वॉल बॉक्स चार्जर, जो कि आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। वो आपको काफ़ी फास्ट चार्जिंग दे देगा, यानी कि आपकी गाड़ी करीब करीब ऑलमोस्ट फुल हो जाएगी 0 से विद इन अबाउट 6 आवर्स। सो ये एक दूसरा अच्छा ऑप्शन है, और ये आप अपनी ऑफिस या घर जहाँ भी आप बोलेंगे टाटा की टीम आपको वहाँ पे लगा के दे देगी। तीसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स है अगर आप बाहर से चार्ज करते हैं, और वो है आपका फास्ट चार्जिंग, जो कि डीसी फास्ट चार्जिंग है। इसमें स्पीड डिपेंड करती है कि कितने आउटपुट है चार्जर का, 25 किलोवाट का है कि 50 किलोवाट का है। 50 किलोवाट के चार्जर पे ये करीब 50 मिनट में गाड़ी आपकी 80% तक चार्ज हो जाएगी 0 से। सो चार्जिंग ऑप्शंस काफ़ी सिंपल और कन्वीनियंट है। आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए होम चार्जिंग ही काम आएगी। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे चार्जिंग से रिलेटेड, और वो है कॉस्ट, गाड़ी को चलाने की कॉस्ट। अब वो डिपेंड करती है आपके एरिया पे और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे। अब मैं अगर अपना एग्जांपल लेता हूँ, और मैंने इस गाड़ी को दिल्ली में चलाया है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं दे रहा हूँ करीब 7 रुपये पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और इसका मतलब होता है कि मैं इस गाड़ी को चार्ज करने के लिए स्पेंड करता हूँ 280 रुपये एक बार में, क्योंकि 40.2 किलोवाट आवर इसकी कैपेसिटी है, यानी कि सिंपल शब्दों में 40.2 यूनिट लगेंगे इसको चार्ज करने में। 40 यूनिट की कॉस्ट हुई मेरे लिए 280 रुपये के आसपास, और 280 रुपये में मैं चलाता हूँ इसे 300 किलोमीटर के आसपास, यानी कि करीब करीब 1 किलोमीटर चलाने का खर्चा मेरा 1 रुपये से भी कम, या 1 रुपये आप मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है पेट्रोल डीजल व्हीकल के कंपैरिजन में। अब अगर आप इस गाड़ी को फास्ट चार्जिंग करते हैं बाहर से, तो सडनली ये पूरी मैथ्स बदल जाती है। क्योंकि अगर मैं अपने घर के पास वाले फास्ट चार्जर की बात करूं, जो कि एक टाटा का ही फास्ट चार्जर है, तो वहाँ पे मैं 1 किलोवाट आवर के, यानी कि 1 यूनिट के 25 रुपये के आसपास देता हूँ। तो 7 रुपये या 7.5 रुपये से सडनली आप 25 रुपये पे जा रहे हैं। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर किलोमीटर है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन तब भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल से कम ही रहेगी। तो आप कहीं से भी चार्ज करें, चाहे घर से करें चाहे कमर्शियल आउटलेट से चार्ज करें, पेट्रोल और डीजल व्हीकल से रनिंग कॉस्ट इसकी हमेशा कम ही रहेगी। हाँ, घर से चार्ज करने में बड़ा आपको फ़ायदा ये है कि गाड़ी खरीदने के टाइम आप जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देते हैं, जो आप प्रीमियम पे करते हैं, उसको आप ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाएंगे, बशर्ते आपका डेली रन
उतना हो। अब ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो है इस पूरे गाड़ी के ऑपरेशन की थोड़ा बहुत आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐसे कि एक तो इस गाड़ी में रीजन आता है, तो रीजन की 3 सेटिंग्स हैं। अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग यूज़ करते हैं तो गाड़ी जब भी आप एक्सीलेटर छोड़ते हैं सबसे ज़्यादा फोर्स से बैटरीज को वापस चार्ज करती है, तो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक रेंज जो है वो ज़्यादा मिलती है। इसमें दूसरा फ़ायदा एक ये होता है कि आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग मिल जाती है, तो आप एक ही पेडल से जैसे आप छोड़ेंगे तो अपने आप इतना फोर्स होता है कि आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर सिचुएशंस में। इसके अलावा आपको 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, सिटी, स्पोर्ट और इको। मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी सिटी में ही चला रहे हैं यानी कि अर्बन ट्रैफिक में, आप आराम से इको में चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई लैक ऑफ पावर ऐसा कोई फीलिंग नहीं आती है और थोड़ी सी आपको रेंज ज़्यादा मिलती है इको मोड में। और इसके अलावा बस आप थोड़ा सा अपने थ्रॉटल ऑपरेशन का ध्यान रखें, ज़्यादा जर्की या सडन इंस्टेंट थ्रॉटल ना दिया करें ज़्यादा, और थोड़ा स्मूथ रखें एंड आपको काफ़ी अच्छी रेंज मिल सकती है इस गाड़ी से। तो ये तो थी ओवरऑल ईवी वाली बातें, लेकिन इन जनरल ये गाड़ी चलाने में कैसी है कंपेयर टू अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल? कुछ ज़्यादा खास इसमें कोई चेंज नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसको चलाने के लिए आपको कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा और कुछ पुराना भुलाना नहीं पड़ेगा। चलाने में काफ़ी अच्छी है, इलेक्ट्रिक है, टॉर्क सारा 0 आरपीएम से अवेलेबल है और इसी कारण से एक्सिलरेशन बहुत बढ़िया है। नेक्सॉन देख के ये मत समझिएगा कि अरे ये क्या भागेगी, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट मोड में बहुत बढ़िया एक्सिलरेशन है इस गाड़ी का, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा स्पोर्ट मोड में बहुत अगर एंथुजियास्टिकली चलाएंगे तो बैटरी भी बहुत जल्दी इसकी ख़त्म होगी। लेकिन उसके अलावा कंफर्टेबल है चलाने के मामले में, आपको व्यू अच्छा मिलता है, कमांडिंग एसयूवी पोजीशन मिलती है और ईवी के साथ जो एक रेंज एंजाइटी एसोसिएटेड होती है वो इस गाड़ी में नहीं है। अब लेकिन इस गाड़ी में कमी है, एक नहीं 2 कमियां हैं। एक मैंने पहले बताई जो इसका ड्राइव सेलेक्टर है उससे रिलेटेड। दूसरी कमी जो टाटा मोटर्स को इसमें एड्रेस करनी चाहिए वो है इसकी हेडलैम्प्स। इसकी हेडलैम्प्स की जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइट सामने पड़ती है, वो काफ़ी इम्प्रूव करी जा सकती है। वो हाल फिलहाल मुझे एडिक्वेट नहीं लगती और इस कारण से कम मैं इस गाड़ी को, हालांकि ये गाड़ी में रेंज अच्छी है, हाईवे पे आप ले जा सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि इसकी हेडलैम्प इल्यूमिनेशन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफ़ी है। तो ये 2 चीज़ें बस टाटा मोटर्स ठीक कर दे, ये ड्राइव सेलेक्टर का ऑपरेशन स्मूथ कर दे और हेडलैम्प्स की इल्यूमिनेशन बढ़ा दे, तो आई थिंक नेक्सॉन ईवी मैक्स इज प्रीटी मच अ ब्रिलियंट इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन मेन बात आती है कितने पैसे लगेंगे। अब जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है, प्राइजेज़ आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसकी ओवरऑल प्राइसिंग डिसेंट है, कंपेरेटिव या एग्रेसिव नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें अभी भी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। लेकिन वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू फॉर मनी इक्वेशन इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स इसको समझाए इसके ऑपरेशन के, खासकर अगर आप घर से चार्ज कर रहे हैं और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ किलोमीटर्स रोज चला रहे हैं तो आप काफ़ी जल्दी जो इसका प्रीमियम आप पे करते हैं यानी कि खरीदने के लिए जो पेट्रोल या डीजल नेक्सॉन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, आप उसको काफ़ी जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अब यहाँ पे कई लोग बोल सकते हैं कि यार रिकवर करते करते बैटरी ख़राब हो गई तो, क्योंकि बैटरी एक बहुत बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो उस एंगल से टाटा मोटर्स आपको इस गाड़ी में 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है जो भी पहले आए। तो ये टेंशन भी आपको नहीं होनी चाहिए कि मैंने रोज़ इतने किलोमीटर चला के 4 साल या 4.5 साल में कॉस्ट तो रिकवर कर ली, अब मुझे फ़ायदा है लेकिन बैटरी ख़राब हो गई तो अब कुछ लाख रुपए मेरे बैटरी में चले गए। तो वो भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 साल की तो आपको वारंटी मिल रही है सीधे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से नेक्सॉन ईवी मैक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इनफैक्ट अभी अगर आप देखेंगे इसका कोई डायरेक्ट राइवल है ही नहीं इंडियन मार्केट में। बट मेरे लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस गाड़ी में वो ये है कि मास मार्केट सेगमेंट में ये अकेली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें आपको एक ऑलमोस्ट नो कॉम्प्रोमाइज एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेस अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, कंफर्ट अच्छा है, गाड़ी चलाने में अच्छी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेंज अच्छी है और जो रेंज एंजाइटी
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होती है वो इस गाड़ी में नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो कि फीचर लोडेड है और आपका ज़्यादातर यूजेज सिटी के अंदर होता है एंड आपकी रनिंग भी अच्छी है, नेक्सॉन EV मैक्स मेरे ख्याल से पेट्रोल या डीजल ऑप्शन से बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए। बस थोड़ी सी मैथ्स जरूर कर लीजिएगा कि किलोमीटर्स कितने आप रोज चलाते हैं।